अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 6 कब्रिस्तान की डरावनी रात, मुसन्निफ ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 4। ये सारी बातें इमरान के जहन में थीं। सबसे पहले इसे अपना हुलिया बदलने की जरूरत थी। पेरिस एक ऐसा मॉडर्न शहर है कि वहाँ इंसान अपना थोड़ा बहुत हुलिया अगर बदलना चाहे तो ये कोई मुश्किल बात नहीं। पेरिस में ना सिर्फ नकली विग मिल जाती है बल्कि ऐसे पतले रबड़ के मास्क भी मिल जाते हैं कि अगर इंसान इसे अपने चेहरे पर चिपका ले तो किसी को पता नहीं चलता कि ये मास्क है और चेहरा भी बदल जाता है। मगर इमरान को किसी नकली मास्क की जरूरत न थी। इसको सिर्फ इतना ही करना था कि बाजार में जाकर सुनहरी बालों की एक ऐसी विग खरीद ले जिसको होटल में आकर वो अपने सर पर अच्छी तरह जमा ले तो पहले निगाह में बिल्कुल भी नहीं पहचाना जा सकता था। इमरान सिर्फ इतना ही हुलिया बदलना चाहता था। दिन भर वो अपने होटल के कमरे में छुपा रहा। इसका प्रोग्राम रात के वक्त पुराने आसिफी कातिल किले में जाने का था। वो किले की नीम तारीख रहदारी में से अपनी दोस्त मिशकाली का बुत उठा कर लाना चाहता था। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इमरान की उम्र ज्यादा नहीं थी मगर इसका कद लंबा और जिस्म मजबूत था। वो अपनी उम्र से ज्यादा ताकतवर था और मिशकाली दुबली पतली लड़की थी। इसका ख्याल था कि मिशकाली के मुजस्मे का इतना वजन होगा जितना खुद मिशकाली का और इमरान अपने अंदाजे के मुताबिक इसे कंधे पर उठाकर वहां से ला सकता था। चुनांचे जब रात गहरी हुई और पेरिस शहर की रोशनियां जगमगाने लगी तो इमरान ने सर पर सुनहरी बालों वाली विग पहनी, पतलून और गर्म जैकेट पहनकर इसके बटन अच्छी तरह बंद किए, जेब में नया खरीदा पिस्तौल रखा और टैक्सी में सवार होकर पुराने किले की तरफ रवाना हो गया। किले के रास्ते में इसे पता चला कि पिछली तरफ से किले में दाखिल होना चाहिए। इसने दरिया पार किले से कुछ दूर टैक्सी छोड़ दी और पैदल चल पड़ा। रात सर्द थी, धुंध चारों तरफ फैली थी। इमरान इन रास्तों से गुजर रहा था जहाँ से वो रात को भागकर आया था। आखिर वो किले के पिछवाड़े जो पुरानी कब्रों वाला कब्रिस्तान था वहाँ आया। यहाँ वो कब्रों के दरमियान एक जगह अंधेरे और धुंध में बैठ गया। गौर से खिड़की की तरफ तकने लगा जिससे छलांग लगा कि वो रात को भागा था। अंधेरे में खिड़की पूरी तरह नजर नहीं आ रही थी। इमरान ने चारों तरफ गौर से देखा, वहाँ कोई न था। वो आहिस्ता आहिस्ता बंद खिड़की की तरफ बढ़ा। करीब आकर इसे मालूम हुआ कि खिड़की अंदर से बंद है। कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा था। कोहरे और धुंध की लहर दरख्तों के नीचे कब्रों के ऊपर तैर रही थी। चांद अभी नहीं निकला था। इमरान ने खिड़की के साथ कान लगाए। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इमरान 1 मिनट खिड़की के साथ कान लगाकर खड़ा रहा। अगर दूसरी तरफ कोई हो तो आवाज आ जाएगी। जब इसे यकीन हो गया कि दूसरी तरफ कोई नहीं तो इमरान ने आहिस्ता से खिड़की को अंदर की तरफ धकेला। इसे यह खदशा था कि कहीं खिड़की अंदर से बंद न हो। वही हुआ जिसका डर इमरान को था। खिड़की अंदर से बंद थी। इमरान परेशान हो गया। अब किले के अंदर जाने का एक रास्ता था जो बड़े गेट से होकर जाता था जिधर से फ्रांसीसी कातिल चार्ल्स इसे अपनी कार में बिठा कर ले गया था। उधर इमरान जाना नहीं चाहता था। इमरान ने खिड़की को जोर से दबाया कि शायद अंदर से लगी कुंडी खुल जाए मगर खिड़की बंद रही। वो न खुली। इमरान ने घास पर से दरख्त की टूटी हुई शाख उठाई, इसे कुंडी वाली जगह में डालकर कुंडी खोलने की कोशिश की। 2-3 मिनट तक इमरान कोशिश करता रहा पर खिड़की न खुली। इमरान ने जेब से पिस्तौल निकाला, इसकी नाली अंदर डाली, कुंडी को ऊपर उठाने की कोशिश शुरू की। इमरान की खुशी की इंतहा न रही जब पिस्तौल की नाली से कुंडी का खटाका एक बार ऊपर को उठा और फिर नीचे गिरा और खिड़की खुल गई। इमरान को यकीन नहीं आ रहा था कि खिड़की खुल जाएगी। इसने खिड़की के पट को जरा सा पीछे किया और सर अंदर डाल कर देखा। इसके सामने वही तारीख राहदारी थी जिसमें आगे जाकर दीवार की दोनों तरफ जिंदा इंसानों के बुत लगे थे। राहदारी में अंधेरा था। इमरान ने वक्त ज़ाया किए बगैर खिड़की में से दूसरी तरफ राहदारी में छलांग लगाई। इसने कैनवस के शूज पहन रखे थे। इसके गिरने से आवाज पैदा न हुई। वो छलांग लगाते ही वहां बैठ गया। वो अंधेरे में घूरता रहा, फिर उठा और दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ा। राहदारी एक ऊंची छत वाली सुरंग की थी। इमरान चलता चला गया बल्कि दीवार के साथ लगकर आगे खिसकने लगा। चंद कदम चलने के बाद राहदारी एक तरफ घूम गई। यहाँ इसे हल्की सी रोशनी नजर आई। ये इस बल्ब की रोशनी थी जो 10-15 कदमों के फासले पर छत से लटका था। ये बड़ा कमजोर बल्ब था जिसकी रोशनी बस वहां तक पड़ रही थी जहां बल्ब लगा था। अब इमरान को दीवार के साथ आमने सामने खड़े जिंदा इंसानी बुत नजर आने लगे। इनमें से एक बुत मिशकाली का था जिसको वहां से ले जाने के लिए इमरान वहां आया। वो कदम कदम खिसकता मिशकाली के बुत के पास जाकर रुक गया। पहले इसने राहदारी की सुरंग में आगे पीछे देखा, वहाँ कोई न था। फिर इमरान ने मिशकाली के बुत पर नजरें गाड़ दी। बल्ब की रोशनी में मिशकाली बिल्कुल जिंदा लग रही थी। इसकी नीली आंखें इमरान के चेहरे पर जमी थी। इमरान ने आहिस्ता से कहा, मिशकाली अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मैं आ गया हूँ। मिशकाली ना सिर्फ सुन रही थी बल्कि वो इमरान को देख रही थी। दिल ही दिल में सोच रही थी काश इमरान अपने मकसद में कामयाब हो जाए और इसे इस मनहूस किले से निकाल कर अपने साथ ले जाए। मगर वो इमरान से बात नहीं कर सकती थी। इमरान ने मिशकाली के मुजस्मे की कमर में हाथ डालकर इसे उठाना चाहा तो इसका दिल धक से रह गया। मिशकाली का बुत जमीन के साथ सख्ती से जमा था। खुदा जाने इसे किसी मसाले से पत्थर के फर्श के साथ चिपका दिया गया था। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। इमरान की रही सही उम्मीद खत्म होने लगी। अब वो क्या करे?
मिशकाली के बुत को अपनी जगह से कैसे हटाए, इमरान अजीब मुश्किल में फंस गया। इसे कोई तरकीब समझ नहीं आ रही थी। इसके दिल में ख्याल आया कि इस कमरे में जाकर कोई लोहे की सलाख या फावड़ा इसे लाना चाहिए, जिस कमरे में इमरान को स्ट्रेचर पर डाला गया था और जिस खिड़की में से इसने तारीख सुरंग में छलांग लगाई। यह सोचकर इमरान आगे चला। 4-6 कदमों के फासले पर वो खिड़की आई जिसकी दूसरी तरफ कातिलों का खतरनाक कमरा था। इमरान ने खिड़की को धकेला। खिड़की पहले ही खुली थी। इमरान दूसरी तरफ झांकने लगा। दूसरा कमरा खाली था। वो खिड़की में से इस कमरे में उतर आया। कमरे में कुछ भी नहीं था। स्ट्रेचर, गैस का चूल्हा, सयाल मादे वाली बाल्टियां गायब थी। लगता था दोनों फ्रांसीसी कातिलों ने सब चीजें जिनसे इनकी मुजरिमाना सरगर्मियों का पोल खुलता था वहां से गायब थी। फावड़ा भी न था। इमरान को महसूस हुआ वहां कोई इंसान नहीं है। वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये दरवाजा इस कमरे में खुलता था जहां इमरान को पहली बार बेहोश करने के लिए कॉफी पिलाई गई थी। दरवाजे पर पर्दा पड़ा था। दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। इमरान दबे पांव बढ़ रहा था। इसने पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में ले लिया। उंगली पिस्तौल के ट्रिगर पर थी। फिर इसने एक तरफ पर्दे को थोड़ा सा हटाकर देखा। दूसरे कमरे में छत से लटकती हुई कमजोर बत्ती जल रही थी, मगर वहां ना तो बूढ़ा फ्रांसीसी हेनरी था, न इसका साथी चार्ल्स। सारा सामान भी वहां से उठा दिया गया था। सिर्फ फर्श पर कालीन था और आतिशदान के सामने कुर्सियां। यह सब कुछ इन कातिलों ने पुलिस के छापे के डर से किया। अगर इमरान अपने साथ पुलिस को ले आए तो वहां से पुलिस को सबूत न मिले। सबूत के बगैर यूरोप की पुलिस किसी पर हाथ नहीं डालती। इमरान ने आतिशदान के आसपास गौर से देखा। इसे वहां कोई चीज न मिली जिससे वो मिशकाली के मुजस्मे को अपनी जगह से हिलाए और फिर इसे उठाकर वहां से अपने साथ ले जाए। इमरान को इस कमरे में कोई सलाख भी न मिली। आतिशदान की आग बुझी हुई थी और वो साफ लग रहा था। दोनों कातिल वहां से किसी तरफ चले गए या फिर किले की किसी दूसरी मंजिल में सो रहे थे। इमरान दरवाजे की तरफ आया। जो ही इसने पर्दा उठाया, इसकी चीख निकल गई। इसने फौरन पिस्तौल तान लिया और कहा, हैंड्स अप। इमरान के सामने एक अजीबोगरीब डरावनी शक्ल वाला आदमी एक तरफ को झुका खड़ा था और इसकी तरफ देखकर अपने टेढ़े मेढ़े दांत निकाल रहा था। इस आदमी के बाल बिखरे थे। इसकी आंख का डेला बैठा हुआ था और दूसरी आंख से पानी बह रहा था जिसको वो अपने हाथ से पोंछ लेता था। डरावनी शक्ल वाले आदमी ने खुश भारी आवाज में अंग्रेजी में कहा, तुम जिसकी तलाश में आए हो मैं जानता हूँ। इमरान के हाथ में पिस्तौल था। पिस्तौल का रुख डरावने आदमी की चेहरे की तरफ था। तुम कौन हो? डरावनी शक्ल वाले आदमी ने जवाब में अपनी आंख का पानी पोंछा और बड़ी बेनियाजी से कहा, इस पिस्तौल को जेब में रखो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं हमदर्द हूँ, दुश्मन नहीं। इमरान को इसकी बात पे यकीन न आया। फिर भी इसने पिस्तौल नीचे कर लिया, लेकिन वो एक सेकंड में खतरा महसूस होने पर फायर कर सकता था। डरावना आदमी खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की के पास जाकर वो रुक गया और इशारे से इमरान को अपने पीछे आने को कहा। इमरान पिस्तौल थामे खिड़की के पास आया। इसने कहा, मुझे बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? डरावने आदमी ने दाएं बाएं और फिर छत की तरफ देखा और बोला, मेरा नाम विक्टर है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जब तुम यहाँ से भागे थे तो मैं तुम्हें देख रहा था। फिर जब तुम राहदारी में एक औरत के मुजस्मे को टटोल रहे थे तब मैं तुम्हें देख रहा था। मैं समझ गया कि तुम इस मुजस्मे वाली औरत को जानते हो। इमरान ने कहा, तो फिर मेरी मदद करो, मैं इस औरत के बुत को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। विक्टर खिड़की में राहदारी में कूद गया और इमरान से कहा, आ जाओ। इमरान भी खिड़की से कूद कर एक बार फिर राहदारी में आया जहाँ इंसानी मुजस्मों के साथ मिशकाली का मुजस्मा भी पड़ा था। डरावना विक्टर मिशकाली के मुजस्मे के सामने खड़ा होकर इसे गौर से देखने लगा। फिर इमरान की तरफ देखकर बोला, इसको अपनी जगह से हिलाना नामुमकिन है। इसके लिए तुम्हें हथौड़े से जमीन पर बना चबूतरा तोड़ना होगा। ऐसा करोगे तो आवाज आएगी। आवाज पैदा होगी तो ऊपर मंजिल में सोए हेनरी और चार्ल्स जाग जाएंगे। वो पहले ही तुम्हारी तलाश में हैं, तुम्हें हलाक करना चाहते हैं। अब जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करो। क्या मैं तुम्हें चबूतरा तोड़ने के लिए हथौड़ा ला दूं? इमरान बोला, क्या दूसरा कोई तरीका नहीं इस मुजस्मे को यहाँ से उखाड़ने का? इतने में दूसरे कमरे से फ्रांसीसी कातिल चार्ल्स की गुस्से से भरी आवाज आई, विक्टर, कहाँ मर गए हो? इधर आओ। इमरान ने चार्ल्स की आवाज पहचान ली। ये शख्स इमरान की जान का दुश्मन था। इमरान घबरा गया। विक्टर ने आहिस्ता से कहा, मेरे साथ आओ, जल्दी करो। ये कहकर विक्टर राहदारी में एक तरफ तेज तेज चलने लगा। इमरान इसके पीछे पीछे था। राहदारी में एक जगह इसने दीवार में लगे पत्थर को जोर लगाया और तो वो एक तरफ खिसक गया। वहां थोड़ी सी जगह पैदा हुई। विक्टर ने कहा, अंदर छुप जाओ, बाहर मत आना। अब चार्ल्स की आवाज ज्यादा गुस्सीली हो गई, विक्टर हरामखोर, कहाँ हो तुम? इमरान जल्दी से दीवार की दर्ज में से गुजरकर दूसरी तरफ कोठरी में आ गया। विक्टर ने दीवार बंद कर दी। इमरान ने अंधेरे में टटोल कर देखा, वहां जमीन पर कंबल बिछा था। इमरान कंबल पर चुपके से बैठ गया। बाहर राहदारी में विक्टर की कदमों की आवाज थोड़ी देर गूंजकर गायब हो गई। इमरान को इस कातिल किले में एक गैबी इमदाद मिल गई थी, लेकिन अब कातिल चार्ल्स भी अपने कमरे में आ गया। इसकी मौजूदगी में मिशकाली के मुजस्मे को वहां से उखाड़ना और फिर उखाड़ के साथ ले जाना बहुत मुश्किल था। किले के अंदरूनी माहौल पर सन्नाटा छाया था। अब किसी की आवाज नहीं आ रही थी। वक्त आहिस्तगी से गुजर रहा था। अंधेरे में अब इमरान को धुंधली धुंधली चीजें नजर आने लगी। कोठरी के कोने में एक संदूक पड़ा था। इमरान आहिस्ता से उठा। इसने संदूक में छुप कर देखा। ये लकड़ी का संदूक था। इसको 2 ताले लगे थे। इमरान वापस आकर कंबल पर बैठा। वो बेताबी से विक्टर की वापसी का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था, क्या ये डरावना मगर नेक दिल विक्टर इसकी कोई मदद कर सकेगा? इसने साफ साफ कह दिया था कि मिशकाली का मुजस्मा सिर्फ इसी सूरत में अपनी जगह से उठाया जा सकता है कि जिस चबूतरे पर वो खड़ा है इसे हथौड़े से तोड़ा जाए।
ऐसा करने से शोर पैदा होगा और शोर इमरान के हक में कातिल साबित होगा। फिर इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। चार्ल्स और हेनरी वहीं इसकी टिक्का बोटी कर देंगे। इमरान खामोश बैठा रहा। रात गुजर रही थी। इमरान को कुछ एहसास ना हुआ कि कितना वक्त गुजर गया है, शायद घंटा 1.5 घंटा। इसे राहदारी में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। इमरान ने पिस्तौल निकालकर हाथ में लिया और दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। कदमों की आवाज दीवार के पास आकर रुक गई। फिर किसी ने दीवार के पत्थर को खिसकाया। दीवार में शगाफ नमूदार हुआ। राहदारी के बल की कमजोर रोशनी में इमरान ने विक्टर को देख लिया। विक्टर जल्दी से अंदर आया। दीवार को दोबारा बंद करने के बजाय इसने इमरान से कहा, वो दोनों कातिल तुम्हें कत्ल करने की नीयत से तुम्हारी तलाश में शहर गए हैं। वो दिन के 11 बजे तक वापस नहीं आएंगे। अब तुम जितना चाहे शोर करो, किले में कोई शोर नहीं सुनेगा सिवाय हम दोनों के। और विक्टर अपने जर टेढ़े मेढ़े दांत निकालकर हंसने लगा। पता नहीं क्यों इमरान को डरावनी शक्ल वाले विक्टर की यह हंसी बिल्कुल मासूम बच्चों जैसी लगी। विक्टर इमरान को अपने साथ लेकर बाहर आया। इसने दीवार बंद कर दी। फिर इमरान को मिशकाली के मुजस्मे के पास ले गया और खुद हथौड़ा लेने चला गया। मुर्दे का अगवा। डरावना विक्टर थोड़ी देर के बाद लोहे का हथौड़ा और एक नुकीली सलाख लेकर आ गया। इसने लोहे की सलाख मिशकाली के मुजस्मे के चबूतरे के नीचे फंसाई और सलाख की टोपी पर लोहे का हथौड़ा चलाने लगा। फिर इमरान ने हथौड़ा इससे लिया। बहुत जल्द चबूतरा अपनी जगह से हिल गया। विक्टर ने हथौड़ा एक तरफ रख दिया और इमरान से कहने लगा, अब तुम इसे उठा सकते हो। इमरान ने मिशकाली के मुजस्मे की कमर में हाथ डालकर हिलाया तो इसके कंधे पर आ गया। इमरान ये देखकर हैरान हुआ कि मिशकाली के मुजस्मे का बोझ ज्यादा न था। मिशकाली ये सब कुछ हैरत से देख रही थी, सुन रही थी, मगर वो कुछ बोल न सकती थी, अपने हाथ पांव नहीं हिला सकती थी। इमरान ने मिशकाली के मुजस्मे को कंधे पर डाला। इसे लेकर राहदारी में इस खिड़की की तरफ चल पड़ा जो बाहर कब्रिस्तान में खुलती थी। विक्टर इसके साथ साथ था। इन दोनों ने मिशकाली के मुजस्मे को पकड़कर बड़े आराम से खिड़की से दूसरी तरफ उतार दिया। कब्रिस्तान में रात की गहरी खामोशी थी। कब्रों के ऊपर धुंध फैली थी। इमरान मिशकाली के मुजस्मे के पास सांस लेने बैठ गया। तब विक्टर ने कहा, तुम इसे अकेले उठाकर शहर नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम्हें कोई वैगन या टैक्सी लानी पड़ेगी। इमरान बोला, तुम इसकी रखवाली करोगे, मैं कहीं न कहीं से खाली टैक्सी ले आऊंगा। विक्टर अपने डरावने दांत निकालकर हंसा और बोला, मुझे ये बताओ कि तुम इस पत्थर के मुजस्मे को साथ ले जाकर क्या करोगे। इमरान ने कहा, ये मेरी दोस्त का मुजस्मा है जिसको किसी ने तिलिस्म के जरिए पत्थर का बना दिया है। विक्टर कहने लगा, मैं जानता हूँ मेरे मालिक चार्ल्स ने इस औरत को सयाल प्लास्टिक में ढालकर मुजस्मा नहीं बनाया, बल्कि एक जहाजी कप्तान से खरीदा है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम इसे दोबारा जिंदगी नहीं दे सकते तो फिर साथ ले जाने का क्या फायदा। ये बात इमरान ने सोची नहीं थी। फिर इसने सर को झटका। कम से कम ये मुजस्मा मेरे पास होगा, किसी न किसी तरकीब से मैं इसे जिंदा करने की कोशिश करूंगा। डरावनी शक्ल वाले विक्टर ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया में कोई दवाई अभी तक ऐसी इजाद नहीं हुई जिसके लगाने से इस औरत का मुजस्मा फिर जिंदा हो। इमरान इस डरावने आदमी विक्टर का मुंह तकने लगा। वो ठीक कह रहा था। अगर मिशकाली जिंदा ना हुई तो फिर वो क्या करेगा। इमरान ने विक्टर से कहा, फिर मैं क्या करूं विक्टर, तुम मेरे हमदर्द हो, मेरी मदद करो। ये लड़की मेरी दोस्त है, मैं इसके बगैर खुद भी जिंदा नहीं रह सकता। विक्टर अजीब तरह से मुस्कुराया। क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो। इमरान को कहना पड़ा, हाँ, यही समझ लो, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, प्लीज मेरी मदद करो। विक्टर बैठ गया। मिशकाली का मुजस्मा इसके करीब एक कब्र के पास अंधेरे में घास पर पड़ा था। विक्टर ने मिशकाली के कंधे पर आहिस्ता से हाथ फेरा और इमरान की तरफ देखकर बोला, मैं तुम जैसे बाहिम्मत लड़की को पसंद करता हूँ, तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और कोई ऐसा जरिया तलाश करूंगा जिसकी मदद से ये लड़की फिर जिंदा हो जाए। इमरान ने कहा, लेकिन इतनी देर में इस मुजस्मे को मैं कहाँ रखूंगा। विक्टर बोला, तुम इसकी फिक्र ना करो, हम इसे इसी कब्रिस्तान में एक कब्र में छुपा देंगे। इमरान ने पूछा, चार्ल्स और हेनरी ने आकर जब देखा कि लड़की का मुजस्मा गायब है तो फिर क्या होगा। विक्टर ने कहा, कुछ भी नहीं, वो इसे सारे किले में तलाश करेंगे और इसकी कब्र तक वो कभी नहीं आ सकेंगे। इन्हें कभी शक नहीं होगा कि मुजस्मा इस कब्रिस्तान में एक कब्र में छुपा है। इमरान ने कहा, लेकिन वो तुमसे जरूर पूछेंगे कि मुजस्मा कहाँ गया। विक्टर हंसा, कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, ये मेरा काम है, मैं इसे संभालूंगा। अब आओ इस मुजस्मे को कब्र में छुपाएं। मिशकाली इनकी बातें सुन रही थी। इमरान और विक्टर ने मिशकाली के मुजस्मे को उठाया और कब्रिस्तान की कोने वाली टूटी हुई दीवार के नीचे एक पुरानी कब्र में ले आए। इस कब्र में छोटा सा गड्ढा था। दोनों ने मिशकाली के मुजस्मे को कब्र के अंदर मुर्दे की हड्डियों के ऊपर छुपा कर रख दिया और ऊपर से घास और दरख्तों के पत्ते और टहनियां डाल दी। अब वो गड्ढा नजर नहीं आता था। इस काम से फारिग होकर विक्टर ने इमरान से कहा, अब तुम जाकर आराम करो, मैं जाता हूँ। इमरान ने सवाल किया, ये बताओ मैं फिर तुमसे मिलने कब आऊँ, कब तक मिशकाली को दोबारा जिंदा करने की कोई तरकीब तलाश करोगे। डरावनी शिकल वाला विक्टर अब इमरान को बड़ा अच्छा लगने लगा। विक्टर ने कुछ सोचकर कहा, तुम परसों रात इसी वक्त कब्रिस्तान आगे इस लड़की की कब्र के पास बैठ जाना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इमरान ने विक्टर का शुक्रिया अदा किया और कब्रिस्तान से निकलकर दरिया वाली सड़क की तरफ रवाना हुआ। सड़क पर आकर इसने खाली टैक्सी ली और अपने होटल के कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। इसने कपड़े भी ना उतारे और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। इमरान ने पलंग पर लेटने से पहले घड़ी देखी थी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब था इसे 1-2 दिन के बाद रात के 1:30 बजे होटल से निकलकर विक्टर से मिलने कब्रिस्तान जाना था। इमरान सो गया। सुबह उठा तो दिन बहुत निकल आया था। इसने गर्म पानी से गुस्ल किया, कमरे में नाश्ता मंगाने की बजाय नीचे होटल के डाइनिंग हॉल में आया।
हॉल में कुछ लोग मेजों पर बैठे बड़ी खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। कमरे में हल्की हल्की फ्रांसीसी मौसीकी की आवाज बुलंद हो रही थी। इमरान इस वक्त सुनहरी बालों वाली विग सर पर नहीं पहने हुआ था। गर्दन में इसने ग्लूबंद जरूर लपेट रखा था। वो कोने वाली मेज पर आके बैठ गया जहाँ जरा अंधेरा था। वो अपनी शक्ल लोगों को नहीं दिखाना चाहता था। इसे विक्टर ने बताया था कि चार्ल्स और हेनरी इसकी तलाश में किले से निकल गए हैं। इमरान खामोशी से नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद वो कॉफी की प्याली हाथ में लिए कुर्सी की पुश से टेक लगाए मिशकाली के बारे में सोच रहा था कि क्या वो जिंदा हो सकेगी या नहीं। इतने में एक फ्रांसीसी लड़की जिसके बालों का रंग सुर्ख था, आंखें स्याह थी, खूबसूरत रेशमी लिबास पहने इमरान के पास आई और बोली, माफ करना, क्या तुम स्पेन के रहने वाले हो? इमरान ने कहा, नहीं, मैं स्पेन का रहने वाला नहीं हूँ। सुर्ख बालों वाली खूबसूरत लड़की सर को झटक कर वहां बैठ गई और बोली, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर मेज पर बैठ गई हूँ, लेकिन मैं बड़ी मुसीबत ज़दा हूँ। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी शक्ल मेरे भाई कार्लो से कितनी मिलती है। मेरा भाई 4 साल हुए घर से गायब हो गया। इसकी याद में मेरी माँ बीमार हो गई। अगर तुम थोड़ी देर मेरी माँ के पास चले चलो तो इसकी तबीयत तुम्हें देखकर संभल जाएगी। इमरान इस पोजीशन में नहीं था कि वहाँ किसी पर खतरा मोल लेता, तो कातिल इस शहर में इसकी तलाश में थे। इसे देखते ही शूट कर देना चाहते थे। इसने लड़की से कहा, आई एम सॉरी मैडम, मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। पेरिस से लंदन जाने वाले जहाज में मेरी सीट बुक है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया था, इसलिए यहाँ कॉफी पीने रुक गया। मैं अगले हफ्ते पेरिस आऊंगा, फिर तुम्हारी वालदा से जरूर मिलूंगा। तो मुझे अपना पता लिखवा दो। सुर्ख बालों वाली लड़की ना उम्मीद हो गई, सांस भरकर बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। ये मेरा एड्रेस अपने पास रख लो। अगले हफ्ते आओ तो मेरे यहाँ जरूर आना। मेरी माँ तुम्हें मिलकर बहुत खुश होगी। इसे ऐसा लगेगा जैसे इसका बेटा इसे वापस मिल गया। हाँ, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि हम स्पेन के रहने वाले हैं। अब यहाँ पेरिस में आबाद हो गए हैं। मैं एक दफ्तर में काम करती हूँ। मेरा नाम मारियाना है। मारियाना ने इमरान को अपना कार्ड दिया जिस पर इसका ऑफिस और घर का पता और फोन नंबर लिखा था। इमरान ने कार्ड अपने पास रखा और यूं ही बाहर जाने के लिए उठा। मारियाना ने कहा, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ सकती हूँ। मेरे पास गाड़ी है, मुझे उधर ही जाना है। इमरान इसको यही तासुर देना चाहता था और इस पर यही जाहिर करना चाहता था कि वो इस होटल में नहीं रहता, वो एयरपोर्ट जा रहा है। चुनाचे वो खुश होकर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। इमरान सुर्ख बालों वाली हिस्पानवी लड़की मारियाना के साथ होटल से बाहर आया। इस वक्त इमरान ने अपने सर पर सुनहरी बालों वाली विग लगा रखी थी ताकि कोई इसे देख कर ना पहचाने। मारियाना की नीले रंग की गाड़ी बाहर खड़ी थी। वो मारियाना के साथ अगली सीट पर बैठ गया। इसने गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए। गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई। एयरपोर्ट वहां से काफी दूर था। आधे घंटे के बाद गाड़ी एयरपोर्ट की पार्किंग लॉट पे खड़ी थी। मारियाना ने इमरान का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, प्लीज अगले हफ्ते पेरिस आओ तो मेरे घर जरूर आना। तुम फोन किए बगैर आ जाना, मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। इमरान ने कहा, मैं वादा करता हूँ मारियाना, अगले हफ्ते तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। मारियाना ने मुस्कुराकर पूछा, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। इतने में मैंने अंदाजा लगाया कि तुम मिस्र या शाम के मुल्क के रहने वाले हो। इमरान ने जल्दी से कहा, मेरा नाम कमाल है, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। ओके बाय। बाय बाय। सुर्ख बालों वाली हिस्पानवी लड़की ने हाथ हिलाकर कहा। इमरान तेज तेज कदमों से एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। एयरपोर्ट में से कोई काम न था। वो तो इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। एयरपोर्ट की इमारत में आकर एक दुकान से चॉकलेट खरीदा। जेब में रखकर एक जगह खड़े होकर दीवार पर लगे पोस्टर्स को देखने लगा। फिर इसने तैयारों की आमदोरफ्त का टाइम देखा और जब इसे यकीन हो गया कि वो लड़की एयरपोर्ट से चली गई होगी तो वो खामोशी से चलता एयरपोर्ट से बाहर आया। इसने टैक्सी पकड़ी और अपने होटल में आ गया। होटल से बाहर चलना फिरना वो नहीं चाहता था। इसने एक बार फिर अपने आप को होटल के कमरे में ही बंद कर लिया। खाना भी इसने कमरे में मंगाकर खाया। शाम तक सोता रहा। रात को खाना भी कमरे में खाया। वो अकेला दरवाजा बंद करके बैठा टेलीविजन पर फ्रांसीसी फिल्म देखने लगा। जब थक गया तो टीवी बंद करके कमरे की बत्ती बुझाई, कंबल ओढ़कर पलंग पर लेट गया। अभी इसे एक और दिन कमरे में गुजारना था। कल रात 1:30 बजे इसे किले वाले कब्रिस्तान में जाकर विक्टर से मिलना था। इमरान को यकीन था कि विक्टर ने मिशकाली के मुजस्मे को जिंदा करने की कोई तरकीब जरूर सोची होगी। एक बार फिर इसका जहन मिशकाली की तरफ चला गया। इसने महसूस किया कि इसे वाकई मिशकाली से प्यार है। ये बड़ा ही सच्चा और पाकीज़ा प्यार था, जिस तरह एक दोस्त को दूसरे दोस्त से होता है, या जिस तरह चांदनी अपने चांद से प्यार करती है। इमरान सोचने लगा, अगर विक्टर ने ये कह दिया कि वो मुजस्मे को जिंदा करने में नाकाम रहा तो फिर क्या होगा? मिशकाली को दोबारा खुद कैसे जिंदा हालत में ला सकेगा? जो इमरान सोचता इसका जहन परेशान होता। इसने अपने जहन से इस किस्म के ख्यालात को निकाल दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वो सो गया। दूसरे दिन 11:30 बजे इसकी आंख खुली। सारा दिन इसने बड़ी ही सख्त बोरियत से कमरे में गुजारा। जब रात हुई तो खाना मंगवा कर खाया। कब्रिस्तान जाने की तैयारी करने लगा। इसने पिस्तौल को अच्छी तरह साफ करके दोबारा इसमें गोलियां भरी, सर पे विग जमाई, जैकेट पहनी और नीली पतलून पहनकर पलंग पर बैठ गया। इस रात के 1:30 बजे का इंतजार था। जब घड़ी ने रात के पूरे 1:30 बजाए तो इमरान पलंग से उठा। कमरे से निकलकर दरवाजे को ताला लगाया, चाबी बाहर कालीन के नीचे छुपाई और होटल की सीढ़ियों से उतरकर दूसरे दरवाजे से सड़क पर आया। कुछ दूर तक सड़क वीरान, सर्द और खामोश थी। वो फुटपाथ पर चलता रहा। जब वो होटल के एक चौक से आगे निकल आया तो इसने टैक्सी पकड़ी और दरिया के पुराने पुल चलने को कहा। वो पुराने किले का नाम नहीं लेना चाहता था। इसकी 2 वजूहात थी।
पहली वजह ये थी वो किसी को बताना नहीं चाहता था कि वो किले की तरफ जा रहा है। दूसरी वजह ये थी कि किले के बारे में बड़ी आसेबी बातें मशहूर थी। रात के वक्त कोई टैक्सी वाला उधर जाने को तैयार न होता। दरिया के पुराने पुल पर इमरान ने टैक्सी छोड़ी और दरख्तों में घुस गया। यहाँ हर तरफ अंधेरा और धुंध ही धुंध थी। कब्रिस्तान तक पहुँचते पहुँचते जर्द चांद निकल आया। यह आखिरी दिनों का चांद था। इसकी रोशनी बहुत मध्यम और फीकी थी। वैसे भी पेरिस की रातें सर्द होकर धुंध में डूब जाती थी। इमरान को मालूम था इसे कौन सी कब्र पे जाना है। कब्रिस्तान में वो बड़ी एहतियात से चल रहा था क्योंकि ये कब्रिस्तान पुराने किले के पीछे था। यहाँ से किले की दीवार साफ नजर आती। वो दीवार के नीचे इस कब्र पर आकर झाड़ियों के पास बैठ गया जिसके अंदर इसने विक्टर के साथ मिलकर मिशकाली का मुजस्मा छुपाया। विक्टर अभी तक वहां न आया। इमरान ने कब्र के शिगाफ पर से घास फूस हटाकर मिशकाली के मुजस्मे को देखा। इसका मुजस्मा इसी तरह अंदर मुर्दे की हड्डियों के ऊपर पड़ा था। मगर एक अजीब बात इमरान ने देखी। कब्र में पहले पड़े हुए मुर्दे के बाजू की एक हड्डी मिशकाली के मुजस्मे के ऊपर इसके शाने से लिपटी हुई थी। ये ऐसे था जैसे मुर्दा मिशकाली को अपने साथ लिपटाने की कोशिश कर रहा हो। पहले जब वो मिशकाली के मुजस्मे को कब्र में लिटा कर गया था तो मुर्दे की हड्डियां मिशकाली के मुजस्मे के नीचे थी। फिर ये अपने आप मुर्दे के बाजू की हड्डी मिशकाली के गले में बाहें क्यों डाल रही थी। इमरान को हैरत हुई, कुछ खौफ आया। इमरान को मिशकाली के जिस्म के ऊपर मुर्दे के बाजू की हड्डी बहुत बुरी लगी। इसने कब्र में आगे हाथ बढ़ाया और मुर्दे के बाजू मिशकाली के शाने से हटा दिए। बाजू की हड्डी नीचे गिर पड़ी। इमरान ने शिगाफ को दोबारा घास फूस से बंद किया और किले की इस दीवार की तरफ देखने लगा जहाँ पुरानी खिड़की थी, क्योंकि विक्टर को इसी खिड़की से निकल कर आना था। इमरान को कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठे 15 मिनट गुजर गए। इसे घास पर किसी के चलने की आवाज आई। इसने पिस्तौल निकाला और झाड़ियों में हटकर घात लगाकर बैठ गया। ये विक्टर के बजाय कोई दूसरा भी हो सकता था। धुंध में इंसानी हिवला नमूदार हुआ। ये विक्टर ही था। वो कब्रों के दरमियान यूं अपने आप को घसीट कर चल रहा था जैसे कोई भूत या आसेब हो। इसने इमरान को देखा और इसके पास आकर बैठ गया और गहरा सांस भरकर अपनी आंख से बहते पानी को कमीज के दामन से साफ करने लगा। इमरान ने बेताब होकर पूछा, विक्टर मेरे दोस्त, क्या तुम्हें मिशकाली को जिंदा करने का कोई नुस्खा मिला? विक्टर ने सर को हिलाते हुए अफसोसनाक लहजे में कहा, मेरे दोस्त, मुझे अफसोस है मैं ऐसा कोई नुस्खा तलाश न कर सका। इमरान ने मायूस होकर सर झुकाया। 1-2 सेकंड के लिए वहां बड़ी बोझल खामोशी थी। फिर इमरान ने एक ठंडा सांस भरकर कहा, तो फिर अब तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? विक्टर ने आहिस्ता से कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता। मिशकाली तुम्हारी दोस्त थी। इसका जिस्म पत्थर की शक्ल में भी तुम्हारा है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, इसकी हिफाजत करो। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम्हारे दोस्त को फिर से जिंदा कर दे। इमरान सोचने लगा कि वो मिशकाली को कहाँ ले जाकर रखे। होटल में तो वो बिल्कुल नहीं रख सकता, फिर कहाँ ले जाए? वो इस शहर में खुद परदेसी था और 2 आदमी इसको कत्ल करने के लिए शहर भर में इसे खोज रहे थे। इसकी समझ न आया। आखिर इसने विक्टर से कहा, विक्टर भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक मिशकाली को फिर से जिंदा करने की कोई दवा नहीं मिल जाती मैं इस मुजस्मे को इसकी कब्र में ही रहने दूं? विक्टर ने लंबा सांस खींचकर छोड़ा और कहने लगा, अगरचे इसमें खतरा है लेकिन तुम्हारे पास अपने दोस्त के लिए कोई जगह भी तो नहीं। तुम इसे इसी कब्र में रहने दो। मैं दूसरे तीसरे दिन रात के वक्त आकर इसे देख जाया करूंगा। इतनी देर में कोई ना कोई नुस्खा जरूर तलाश कर लूंगा जिस पर अमल करके मिशकाली का पथरीला जिस्म फिर से इंसानी जिस्म में बदल जाए और मैं इसे शहर ले जाऊं। इमरान ने कहा। विक्टर बोला, ठीक है, मिशकाली का बुत तुम्हारी अमानत है और ये कब्र में ही रहेगा। मैं इसकी देखभाल करूंगा। अगर तुम्हारे हाथ कोई नुस्खा आ गया तो रात के वक्त आ जाना। मेरी खिड़की के पास खड़े होकर 2 बार उंगली से आहिस्ता आहिस्ता दस्तक देना। मैं जाग पड़ूंगा। इमरान बोला, खुदा करे ऐसा ही हो। इमरान ने मायूसी से सर दरख्त से लगा दिया जिससे वो टेक लगाए बैठा था। विक्टर ने पूछा, तुमने कब्र में मिशकाली के मुजस्मे को देखा था? इमरान बोला, हाँ, मैंने आते ही मिशकाली के मुजस्मे को देख लिया था मगर एक अजीब बात देखी। वो कौन सी? विक्टर का मुंह खुल गया। इमरान ने कहा, तुम्हें याद है विक्टर, जिस वक्त हमने मिशकाली के बुत को कब्र के अंदर छुपाया था तो कब्र में मुर्दे की सारी हड्डियां इसके जिस्म के नीचे थी। तुम्हें याद है ना? विक्टर बोला, बिल्कुल याद है, मगर क्या बात हुई? तुम क्या कहना चाहते हो? इमरान ने विक्टर को बताया कि कब्र के अंदर आते ही जब इसने झांक कर देखा तो मिशकाली के गले में मुर्दे के बाजू की हड्डी लिपटी हुई थी। ये सुनना था कि विक्टर की इकलौती आंख फड़कने लगी। इसका मुंह खुले का खुला रह गया। इसने कपकपाती आवाज में पूछा कि तुमने मुर्दे के बाजू को मिशकाली के गले में अपनी आंखों से देखा है? इमरान परेशान हो गया, कहने लगा, हाँ, मैंने खुद मुर्दे के बाजू की हड्डी को मिशकाली के शाने के ऊपर देखा है जैसे वो मिशकाली को गले लगा रहा हो। तुम परेशान क्यों हो? क्या बात है विक्टर? विक्टर पुनस्तर रात की धुंधली फिजा में इमरान को अपनी इकलौती आंख से देख रहा था। फिर क्या हुआ? विक्टर ने जैसे अपने आप से सवाल किया। इमरान ने इसे बताया, मैंने मुर्दे के बाजू की हड्डी मिशकाली के शाने से हटा दी। विक्टर के हलक से हल्की सी चीख निकल गई। गजब हो गया। विक्टर के होठों से ये अल्फाज पत्थरों की तरह फिसले और वो जल्दी से कब्र की तरफ बढ़ा। इसने जल्दी जल्दी घास फूस पीछे हटाई। इमरान भी घबरा गया, कब्र के शिगाफ पर झुक गया। विक्टर क्या करने लगा था? विक्टर ने घास फूस हटाकर कब्र में झुक कर देखा, फिर गर्दन पीछे हटाई और मुर्दा आवाज में इमरान से कहा, तुम्हारी दोस्त कब्र में नहीं, कब्र खाली पड़ी है। इमरान ने घबरा कर कब्र को देखा। कब्र खाली थी। मिशकाली का मुजस्मा वहां नहीं था। दूसरे मुर्दे की हड्डियां भी वहां नहीं थी। कब्र बिल्कुल खाली थी। इमरान ने परेशानी के आलम में विक्टर की तरफ देखा और पूछा, विक्टर, ये क्या हुआ?
मैं अभी अभी तो यहाँ आया था, मैंने खुद मिशकाली को कब्र में देखा था, वो कहाँ चली गई? विक्टर की इकलौती आंख फड़फड़ा रही थी। वो कब्रिस्तान में फैली हुई धुंध को देख रहा था। पत्थर की तरह इसका चेहरा साकित था। कहने लगा, कब्र का मुर्दा इसे ले गया। इमरान पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो जमीन पर बैठे बैठे लरस गया। विक्टर, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या कोई मुर्दा भी किसी पत्थर के मुजस्मे को उठा कर ले जा सकता है? विक्टर ने अपनी आंख इमरान के चेहरे पर जमाई और पूछा, तो फिर वो कहाँ जा सकती है? इसे कौन ले जा सकता है? तुम खुद कह रहे हो कि अभी 10 मिनट पहले मिशकाली का मुजस्मा कब्र में मौजूद था। तुमने अपने हाथ से मुर्दे का हाथ मिशकाली की गर्दन से हटाया था। हाँ, मैंने खुद मुर्दे के बाजू को हटाया। इमरान बड़बड़ाया। विक्टर ने कहा, तो फिर वो कहाँ चली गई? इसे कौन ले गया? इमरान बोला, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। विक्टर ने कहा, सुनो, इस कब्र के मुर्दे को मिशकाली के पत्थर के जिस्म ने फिर से जिंदा कर दिया और मुर्दा इसे लेकर कब्र से चला गया। अब जब तुम और मैं मिशकाली को इस कब्र में बंद करके चले गए तो मिशकाली की जिस्म की गर्मी ने मुर्दे की हड्डियों पर असर किया, और जब तुमने अभी थोड़ी देर पहले आकर कब्र में मिशकाली को देखा तो मुर्दे ने अपना बाजू मिशकाली की गर्दन में डाल रखा था। इसका मतलब था मुर्दे के जिस्म को जिंदा होने के लिए जितनी इंसानी गर्मी चाहिए थी इसे मिल गई। चुनांचे जब तुमने कब्र के शिगाफ पर से घास फूस डाली और वो मुर्दा मिशकाली को लेकर गायब हो गया। इमरान ने कहा, लेकिन मिशकाली जिंदा नहीं थी, तो वो तो पत्थर का मुजस्मा थी, फिर इसके जिस्म की गर्मी मुर्दे की हड्डियों को कैसे मिली? विक्टर बोला, तुम ये क्यों भूलते हो कि मिशकाली यानी तुम्हारी दोस्त जिंदा थी? इसे जिंदा हालत में तिलिस्म के जरिए मुर्दा बनाया गया था। इसके जिस्म में गर्म लहरें बराबर निकल रही थी जो मुर्दे की हड्डियों पर असर करती। इमरान सर पीट कर रह गया। तो वो कहाँ मिशकाली के पत्थर जिस्म को जिंदा करने के जतन कर रहा था, अब वो कहाँ बिल्कुल ही गायब हो गई। इसने मायूसी के आलम में विक्टर से कहा, विक्टर, खुदा के लिए मुझे बताओ, अब मैं मिशकाली को कहाँ तलाश करूं? विक्टर कब्रिस्तान की दीवार से लगकर बैठा था। सर्द चांदनी और पेरिस के इस कब्रिस्तान की सर्द रात में वो कोई भूत लग रहा था। चेहरे पर अकेली आंख का डेला पूरा खुला था। इमरान को वो टिकटिकी बांध कर टक रहा था। कहने लगा, इमरान, मिशकाली तुम्हारे हाथों से निकल गई, अब तुम इसे भूल जाओ। वो तुमसे इतनी दूर चली गई है कि तुम 1000 साल भी इसे ढूंढते रहे तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। इमरान पहले तो हैरान परेशान हुआ, फिर इसने जरा हिम्मत की और विक्टर से पूछा, तुम ऐसा किस तरह कह सकते हो? विक्टर ने कहा, ये तुम्हें सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ कि मिशकाली को इस कब्र का मुर्दा अगवा करके ले गया। अब कभी मिशकाली को लेके इस कब्र में नहीं आएगा। तुम्हारे लिए बेहतर है तुम इसे भूल जाओ और शहर वापस जाकर अपने वतन चले जाओ, क्योंकि मेरे मालिक चार्ल्स और हेनरी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इमरान के दिल में मिशकाली की दोस्ती और मोहब्बत ने जोश मारा। इसने गर्दन उठाई और गहरी संजीदा आवाज से बोला, विक्टर, मैं कसम खाता हूँ जब तक मिशकाली को वापस हासिल न कर लूँ मैं वतन की मट्टी का मुंह न देखूंगा। मैं मिशकाली को इस मनहूस मुर्दे की कैद में कभी नहीं रहने दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। विक्टर पर इमरान के लहजे का बहुत असर हुआ। इसने कुछ पल खामोश रहने के बाद कहा, इमरान, अगर तुम वाकई मिशकाली को तलाश करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अभी वापस चले जाओ, कल रात इस वक्त आना। मैं तुम्हें खास अमल करने के बाद बताऊंगा कि इस कब्र का मुर्दा बेचारी मिशकाली को कहाँ ले गया। अब तुम जाओ, मैं मुर्दा के सुराग लगाने का अमल अभी अपनी कोठरी में जाके शुरू करता हूँ। इमरान बड़ा खुश हुआ और अपने होटल आ गया। बाकी सारी रात और अगला सारा दिन मिशकाली को याद करके परेशान होता रहा कि खुदा जाने बेचारी कहाँ चली गई, किस हाल में होगी। वो कब्र का मनहूस मुर्दा इसे कहाँ ले गया। बड़ी ही मुश्किल से इसने दूसरा दिन और दूसरे दिन की शाम गुजारी। जब रात का अंधेरा पेरिस के बाहर वाले जंगलों और खेतों पर छा गया तो इमरान होटल से निकलकर पुराने किले वाले कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। दरिया के पुराने पुल तक वो टैक्सी में आया और आगे कब्रिस्तान की तरफ पैदल चलने लगा। कब्रिस्तान पे कल रात की तरह गहरी खामोशी छाई थी। चांद अभी निकला था, जिसकी धुंधली पुरस्कार चांदनी में कब्रिस्तान के माहौल को मजीद आसेबी बना दिया था। इमरान फूक फूक कर कदम उठाता कब्रों के ऊपर से होता इस मनहूस कब्र के पास आकर बैठ गया जिसके मुर्दे ने मिशकाली को अगवा कर लिया। विक्टर अभी तक नहीं आया था। इमरान ने कब्र के शिगाफ में झुककर देखा, कब्र खाली थी। इसे कब्रिस्तान में किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। इमरान झाड़ी की ओर हो गया। पिस्तौल इसके हाथ में था। कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता इमरान के करीब आ रही थी। इसके बाद क्या हुआ, ये कदमों की आहट किसकी थी, ये जानने के लिए सुनिए जिल्द नंबर 7।